जय हिंद। आज हम लोग प्राणियों में पोषण प्रक्रिया कैसे होता है उसको हम विस्तारित रूप से जानेंगे। यह आप जानते हैं कि सभी जीवों को भोजन लेना अति आवश्यक है, परंतु ये भी जानना जरूरी है कि वह भोजन जो होता है किस रूप से लेती है। मतलब कि भोजन को वह किस आधार पर और किस स्थान से लेती है उसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। यह क्लास 7 का और एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि जितना हरे पत्तेदार पौधे हैं, है ना, वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, परंतु कुछ ऐसे पौधे हैं जो भोजन अपना नहीं बनाते हैं और कुछ ऐसे जीव, सभी जीव जो होते हैं, जो जानवर अपना भोजन नहीं बनाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वह कहते पौधे पर निर्भर होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्राणियों में पोषण प्रक्रिया कैसे होता है, उसी को विस्तारित रूप हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि जितना प्राणी है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वह पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों को भक्षण करते हैं, जबकि कोई अन्य पौधे जो होते हैं अपना आहार बनाते हैं, अन्य जंतु को आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। परंतु कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पौधे और जीव दोनों खाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए जो मांसाहारी है तो सीधे जीव को खाता है, पौधा को नहीं डायरेक्ट खाता है। जैसे शाकाहारी है तो जो खाता है सीधे पौधों को ही खा जाता है। जो सर्वहारी है जो पौधों को प्रत्यक्ष खाता है और जीवों को भी खाता है। तो ये आप समझ गए। अब कह रहा है कि यह हम लोगों के सभी क्रियाओं करने के लिए सभी एनर्जी को बहुत ज़रूरी होता है। हमारा शरीर को सभी स्वास्थ्य रखने के लिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। करें प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण, मतलब कि आहार की भोजन की अंतःग्रहण, है ना, कि ये विधि और इसके उपयोग की विधि, है ना, सहनित है। मतलब कि इसको हम लोग भोजन लेना और इसको अंतर्ग्रहण करना, इसकी विधि हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि यह आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य का हम लोग अनेक घटक होता है ना, जिसको मतलब कि उसको नाम हम लिख सकते हैं। जैसे मान कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब आपका घटक जो है या आहार नल के घटक है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ घटक जटिल पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है बहुत जटिल पदार्थ होता है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग आपको मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है ना। उसलिए हम लोग के स्टार्च जब टूटता है तो ग्लूकोज में आपको कन्वर्ट हो जाता है। जो कहा था संगठित जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु हम जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में ही नहीं कर सकते हैं, उन्हें सरल पदार्थों में बदलना पड़ता है। अगर देखिए अच्छा से देखिएगा तो ये आपका जटिल पदार्थ है। यह क्या आपका जटिल पदार्थ है, इसको सरल पाद में बटा गया है और तब इसको हम लोग जंतु यूज करता है। चाहे हम लोग यूज करते हैं चाहे जंतु यूज करते हैं। इस हम भोजन जब खाते हैं तो हम लोग बहुत जटिल, जैसे मान लीजिए गाय जो भैंस है वह क्या करते हैं सीधे, मतलब कि सीधे घास खा जाती है तो और जटिल होता है। हम लोग क्या करते हैं उसको घास को जो भी खाते हैं उसको क्या करते हैं आग पर पकाते हैं तब हम लोग खाते हैं तो थोड़ा सरल हो जाता है। अब मेरा शरीर में जाता है जब पेट में जाता है तो और सरल हो जाता है। तो ये इस तरह का आपका सरल भाग हो जाता है, समझ गए। अब आगे कह रहा है कि आगे को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि परिवर्तन होना, टूटना, विखंडित होना इस पाचन प्रक्रम होता है। ये भोजन को टूटना होता है, यह सब होता है। अब खाद्य, है ना, अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ होती हैं। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ को अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ होती है। भोजन के अंतःग्रहण के विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मधुमक्खी होती है ना, और कहा था मरमर पक्षी जो होती है ना, वह कहा था पौधों को कहा था मकरंद का चूसती है। मकरंद जो होता है आपका नेक्टर वो चूसती है। मानव में कुछ ऐसे जंतु जो शिशु को दूध पीते हैं। शिशु जो होता है मानव में वह दूध पीते हैं माँ का। अजगर जो होता है सीधे कहा था अंश जो होता है वह प्राणियों को सीधे का जीवों को कहा था निगल जाता है। कुछ ऐसे जलीय जीव होते हैं जो भोजन के आसपास अपने जीवों को छोटे जीव जो होता है, बड़े जीव छोटे जीव को क्या करता है, ग्रहण करता है, भक्षण करता है। तो इस तरीके से पूरा मतलब कि जीव श्रृंखला चलता है। कार्य सारणी में दिया गया है कि दिए गए जंतुओं को भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि बताना कौन सी होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो घोंघा कौन तरीका से भोजन को
ग्रहण करता है। कौन तरीका सीख लेता है? घोंगा आहार का प्रकार को होता है। तो घोंगा जो होता है वो घास पात खाता है, जो पत्ता उत्ता खाता है, घोंगा आपको पत्ता उत्ता खाता है। आइस विधि काटना और कहता है निगलना, काटता है और निगलने की विधि द्वारा ले लेता है। चींटी जो होती है ठोस और द्रव पदार्थ लेती है, देखते हैं चीनी उनी ले जाती है, द्रव पदार्थ लेती है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चूसना कहते हैं। उस चूसती है, क्या करती है? वो चूसने के कारण चूसती है वो। ध्यान देंगे चील जो होता है, चील जो भोजन को क्या करता है? मांसाहारी होता है। चील का होता है मांसाहार होता है और काटना और निगलने का काम करता है चील, काटना और निगलने का काम करता है चील। मरमर पक्षी जो होती है वह मकंदर मतलब कि नेक्टर का चूसती है। मकंदर पक्षी जो होती है वो कहता है मरमर पक्षी जो होती है क्या नेक्टर को चूसती है और क्या होता है? उसको चूसन द्वारा भोजन को ग्रहण करती है। कहा जू जो होता है रक्त पीता है, जू जो होता है रक्त पीता है, वो भी चूसन द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, चूसता है। भी मच्छर भी कहता है रक्त कहता है, वो भी चूसता है ना। तितली भी होता है कहता है तितली भी मकंद मकरंद का चूसती है, मतलब कि नेक्टर का चूसती है ना। वो भी चूसन द्वारा होता है ना। मक्खी जो होती है ठोस और द्रव दोनों पदार्थ लेती है, ठोस और द्रव, ठोस और द्रव यह कहता है दोनों क्या करती है? चूसन द्वारा लेती है। तो यह सब आपको मतलब कि था यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है कि किस विधि द्वारा चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, है ना, साइफिनी, स्पिंच, है ना, चूसना, यह सब विधि द्वारा दिया गया है। तो इसमें आपको मालूम चल गया कि कौन जीव है किस तरीक़ा से भोजन ग्रहण करता है। आई होप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर गौर फरमाएंगे। कह रहा है कि अद्भुत सत्य, कह रहा कुछ अद्भुत सत्य भी बात है। स्टार फिश तारा जो मछली की भांति है, मछली जैसा नहीं, मछली दिखने में होती है परंतु मछली नहीं है, छोटा पहले जमाने के जीव है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के एक कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है, मतलब कठोर कवच वाले आहार ग्रहण करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख को अपना आमाशय बाहर निकालती है। क्या करती है? हम अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतुओं के कोमल भागों को खाती है। जंतुओं को कोमल जो भाग होता है वह खा जाती है ना। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। कह रहा है कि आहार जो होता है धीरे धीरे इसके अंदर पचन प्रक्रिया होता है। क्योंकि स्टार फिश क्या करती है? स्टार फिश का कैल्शियम कार्बोनेट के ठोस से कवच वाले जंतुओं का आहार बनाती है, मतलब कि करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख को अपना आमाशय के बाहर निकालती है और जंतुओं को कोमल भागों को खाती है और निगल जाती है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रेक्षण सारणी 2.1 में देखिए, है ना, आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य सामग्री संग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण देखने में सहायक है। जंतु का भोजन संग्रहण करता है। जंतु का भोजन संग्रहण कैसे करता है इसको देख सकते हैं। कहा कि मानव में जो होता है, मानव में हमने कहा कि मानव में पाचन प्रक्रिया, कि मानव जो होता है जो भी भोजन ग्रहण करता है, जो भी मानव जो है भोजन ग्रहण करता है उसमें पाचन प्रक्रिया कैसे होता है। तो ध्यान दें कि मानव में जो पाचन प्रक्रिया जो आराम हो जाता है वो मुंह से ही आराम हो जाता है। कारण हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, इसमें पचाते हैं और फिर उसके मुख का उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निकासित किया जाता है। या आप अपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? यह कह रहा है कि अभी जानने की सब प्रक्रिया की है कि हमारा भोजन जो खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ जाता है। भोजन एक ततत नली से गुजरता है। एक ततत नली जो होता है उससे गुजरता है जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा तक जाता है। गुदा तक जहाँ पर हम लैट्रिन होता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहा जहाँ से भोजन लेते हैं, ग्रास नली जहाँ से पाइप के माध्यम से जाता है, ग्रसिका जिसे कहते हैं, आमाशय हमारा स्टमक में भोजन जाता है, क्षुद्रांत छोटी आंत में जाता है, उसका बृहदांत उसको बड़ी आंत में जाता है, उसके बाद जो मलाशय से जुड़ी होती हैं तथा मलद्वार और गुदा, है ना। क्या यह बहुत लंबी मार्ग नहीं है? यह सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न, ध्यान देंगे यहाँ पर, भागों से गुजरते हैं उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी कर्मिक रूप से होते हैं। ध्यान देंगे जैसे अगर मुंह से हम लोग को भोजन आरंभ हो जाता है पचना, तो मुंह में हम लोग के क्या मिलता है? हम लोग के क्या था? सेलिवा मिलता है। सेलिवा क्या करता है? वहीं पर आपका स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में रूप में बदल देता है, वो डाइजेस्ट कर देता है। आमाशय के आंतरिक भित्ति
क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि है ना लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। करेक्ट, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी पार्ट जो मिलकर पाचन तंत्र, ध्यान देंगे यह आपका मुख्य गुहा है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दांत आपका है, अजीब है। दांत क्या करता है, सभी मतलब कि जो भी भोजन करते हैं उसको चबाता, तोड़ता है, चबाता है, चीरता है। चबाने के बाद क्या करता है, आहार नाल के माध्यम से, है ना, यहाँ पर लाला ग्रंथि है जिसको हम सलीवा कहते हैं, हमें थूक के माध्यम से मिलता है, जिसको थूक कहते हैं, इससे मिल जाता है। और यहाँ पर जो आपका स्टार्च हम लोग जो लेते हैं, है ना, शकरा लेते हैं, उसको तोड़ देता है। और यहाँ से मतलब कि यह फूड पाइप के माध्यम से ग्रासिका से माध्यम से आपका आमाशय में प्रवेश कर जाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, म्यूकस और मतलब कि पेप्सिन नाम के एंजाइम यहाँ पर स्रावित होता है। उसके बाद क्या होता है, यकृत में जो होता है, यकृत में आपसे यकृत जूस जो होता है जिसको हम लोग वाइल जूस भी बोलते हैं, ये रिलीज करता है। उसके पित्ताशय में से पित्ताशय जूस निकलता है और क्या करता है, वह आपको अग्नाशय में, जब पित्ताशय से पित्ताशय यकृत गैस और मतलब कि यकृत रसायन निकलता है। और क्या आता है, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। और क्या करता है, यह मिलते हुए यह सभी भोजन जो होता है, यहाँ पर आपका आमाशय में जो भोजन जो होता है अम्लीय होता है, जब अग्नाशय के पास जब आता है वह क्या होता है आपका, वह क्षारीय हो जाता है। जब ये छोटा आंत में पहुँचता है ना, क्षुद्रांत्र में, तो वह क्या होता है, भोजन को पूर्ण रूप से पचना आरंभ हो जाता है। कुछ क्षुद्रांश में भी क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाता है ना। अब कह रहा है कि उसके साथ उस भोजन जो पच जाता है तो यहाँ पर क्या करता है, उस सभी भोजन का शोषण जो होता है छोटा आंत में हो जाता है। क्या होता है, छोटा आंत में आपका, जिसको हम लोग को क्या कहते हैं, क्षुद्रांत्र में हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ शेष पानी और मतलब कि पच जाता है, उसके बाद वो अवशोषण कर लेता है ना। उसके पास क्या होता है, मतलब बिली लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि थी रहता है नाखून जैसा, है ना, फिंगर लाइक। और वही मतलब कुछ लिए क्या होता है, सभी जो पदार्थ हैं यूजफुल पदार्थ, वो पोषक तत्वों को शोषण कर लेता है। और शोषण करके वह उसके पास जो होता है वह कोशिका भित्ति में, है ना, वो क्या होता है, वह कोशिका भित्ति मतलब कि ब्लड में, वह खून में भेज देता है ना। उसके बाद खून में भेजने के बाद ये अपना प्रक्रिया जारी रखता है, समझ गए। उसके बाद जो होता है मतलब कि जो पानी उनी अवशेष पार्ट बच जाता है तो वह विदांत्र में यह एकत्रित का शोषण कर लेता है, मतलब कि खनिज लवण पानी को शोषण करता है यह। उसके बाद जो अवशेष पार्ट बचता है मलाशय के पास आता है, मलाशय में कुछ समय तक रुकता है, उसके बाद क्या होता है, गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया आपका पूरा शरीर में होता है, इसको मानव का पाचन तंत्र हम लोग कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि आहार नाल में विभिन्न भागों में भोजन क्या होता है। पर अब पूरा डिटेल आपको बता दिया, पूरा इसको विस्तृत रूप से नीचे दिया, उसको आप बिना वीडियो के स्किप किए हुए आराम से देखिए, उसको आनंद लीजिए। यह बहुत आपका यूजफुल बनेगा, मतलब कि कहें कि मतलब कि आपको कोई भी एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यह बहुत आपको उपयोगी होगा। आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी अपने शेयर कर लीजिएगा। कोई भी आपको दिक्कत होगा टेलीग्राम से लिंक से PDF आपको मिल सकता है, आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब मुख्य कहा था, मुख्य एवं मुख्य गुहिका, देखिए मुंह है जिसे बोल रहे हैं जिससे उसी में भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर क्या पचने लगता है, आपको जो है आपको स्टार्च जो होता है वो आपका शकरा पचना आरंभ करता है। भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वार में होता है, अंतःग्रहण जो होता है मुख द्वार से होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। कहा कि आहार को अंदर लेने की क्रिया को हम लोग अंतःग्रहण कहते हैं। कह रहा उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब ध्यान देंगे, यह क्या करता है कि यह हम लोग भोजन को ले लिए, कह रहा है कि भोजन को हम लोग ले लिए। अब भोजन को लेने के बाद क्या होता है, हम लोग में क्या हुआ, कह रहा है कि चित्र कुंडली का क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, इसका लंबाई जानना चाहते हैं क्या आपकी, इसका लंबाई क्या अनुमान होगा। तो इसका लंबाई जो होता है 5 पॉइंट आपका कुछ होता है, समझे ना। यह बहुत लंबी है, पर इसलिए क्या कहता है, इसको हम लोग लपेटा हुआ, मतलब कि यह कोयल की भांति रहता है ना। परंतु देखने में इसको नाम लंबा है, परंतु इसको छोटा हाथ हम लोग बोलते हैं। कह रहा हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, तो कहा कि दांत हमारे पास है तो भोजन उसको चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं।
प्रत्येक दांत का मसूड़े के बीच अलग अलग कदा गत्रिका है ना सॉकेट में धंसा होता है और हमारे दांतों को आकृति भिन्न भिन्न है तथा इनके कार्य भी भिन्न भिन्न, इसके अनुसार भी अलग अलग नाम दिए गए, कार्य के अनुसार इनका नाम दिए गए। आपने हाथ धोइए और अपने दर्पण में देखते हुए अपने दांतों का गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों का छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब तथा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप तो काटने का तरण है ना एवं दर्शन के लिए दांतों का प्रयोग करते हैं। कौन सी दांत खाद्य पदार्थ को चीरने है ना वेधन और फाड़ने का काम करते हैं। उन दांतों की पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के लिए काम आते हैं। अब अपने परीक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। कह रहा है दूध के दांत तथा अस्थायी दांत। अगर दूध के दांत जो होता है, क्या आप जानते हैं कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगते हैं। हमारे दांतों का प्रथम सेट है ना शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांतें गिर जाते हैं। एक शैशवावस्था में को निकलता है और 8 वर्ष की उम्र में गिर जाता है। दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों का स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। समान स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे शरीर जीवन भर बने रहते हैं तथा अथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। कह रहा है कि जो आपका अस्थायी दांत होता है ये आपको मतलब कि 8 साल 9 साल के बाद आता है। और क्या होता है ये आपको हमेशा आता है तो हमेशा आपका रहता है, बना रहता है, कोई उसमें दिक्कत आपका नहीं आता है। समझ गए। और ध्यान देना जरूरी कि हमारे यह इस प्रकार के आपको दांतें हैं, देखना है यहाँ पर आपको, यह आपका ध्यान देंगे हम। तो ये आपका जो बाहरी पार्ट है आपका, यह जो बाहरी 1 2 3 4, इसी तरह ऊपर भी दांत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकृत कहते हैं, कृतक कहते हैं। कृतक क्या करता है, यह दांत को, यह आपको काटता है। यह जो चारों दांत हैं आपको काटने का काम करता है। यह जो दोनों दांत हैं, रदक जो होता है ये फाड़ने का काम करता है। क्या करता है, रदक आपको फाड़ने का काम करता है। कृतक आपको क्या था, काटने का काम करता है। रदक आपको फाड़ने का काम करता है। यह 2 गो इधर और 2 गो इधर जो है ना, अग्र कवच का था, अग्र कवचक है, मतलब यह चबाने के है ना पीसने काम करता है ना। वर्ण चवक जो है वो भी पीसने और चबाने के काम करता है। तो आइए अब समझ गए होंगे हमारे दांत तो विभिन्न प्रकार के हैं और विभिन्न कार्य इनमें बांटे गए हैं। मतलब कि सभी दांत का जो है कार्य अलग रूप से सुचारू रूप से बांटा गया है। हमारे मुख में है ना लाला ग्रंथि है जो लाल रस का लार स्त्रावित होता है। क्या आप जानते हैं कि लार रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम पता करते हैं। कह रहा है कि लार जो होता है वह करता है आपको जो कार्बोहाइड्रेट, चाहे मतलब कि जो आपको स्टार्च खाते हैं वो उसको पचाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ में साथ आपको मुंह में जो वायरस के जो रहता है क्वांटिटी उसको भी मार देता है जो भोजन में आता है। उसके बाद धीरे से जब पेट में जब जाता है, साथ में साथ भोजन को मुलायम भी बना देता है। अब कहता है जब यह मतलब कि आपका जो यदि भोजन नाल से जाता है तो वहाँ पर उसको इसके आसानी से मुलायम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो है सब म्यूकस भरा रहता है और मुलायम रहता है। जब हार्ड अगर भोजन रहेगा तो सब छिला जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ गए। अब ध्यान देंगे दांतों के प्रकार एवं उनके कार्य। करंत एवं दसन वाले दांत। कह रहा है कि निचला जबड़ा और ऊपर जबड़ा दोनों ऊपर रहता है। यहाँ पर संख्या इसमें क्या होता है आपको 4 4 होता है, अयोग आपको 8 हो जाएगा। चीरने और फाड़ने का जो काम करता है, चीरने और फाड़ने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको का चीरने फाड़ने वाला दांत को हम लोग कहते हैं। इसमें आपको 2 2 हैं, इसमें 2 भी हैं, ऊपर 2 भी हैं, यह 4 है। चबाने और पीसने के जो दांत हैं, चबाने और पीसने के जो दांत हैं, ये आपको चबाने और पीसने के जो दांत हुए ये आपका हो जाएगा चबाने और पीसने वाले दांत। इसमें आपको 4 हो जाए, उधर 2 4 हो जाए, इधर भी 4 हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। तब आपको समझ गए ये आपको दांत 4 4 को, 2 उधर 2 4, फिर अगर एक मतलब चबाने पीसने वाला दांत है वो भी 4 4 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 ये भी हो जाएगा, फिर और 8 यह चबाने पीसने वाला भी आपको 4 2 2 2 4 हो गया, 4 8 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8। तो ये आपको टोटल मिला के आपका दांत 32 होता है। का दूध के दांत बता दिए गए आपको। अब आते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ध्यान एक क्वेश्चन आपको दिया है, क्रियाकलाप दिया है। 2 का प्रश्नावलियाँ लीजिए, ए तथा बी चिन्हित कीजिए और प्रश्नावली ए में 1 चम्मच है ना उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल को मुख पे लेकर 3 और 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी प्रश्नावली में बी में लीजिए। दोनों को प्रश्नावली ए और 3 और 4 ml जलीय लीजिए। अब दोनों को प्रश्नावलियों में आयोडीन क्या कीजिए, डालिए
है ना। उबाला हुआ चावल को क्या चबाना है, चावल हुआ है ना, चबाया हुआ चावल इसमें डाल दिया गया और उबाला हुआ चावल इसमें। आयोडीन का विलीन हम लोग डाल रहे हैं जल में, राइट, ध्यान देना जरूरी है। अब कह रहा है कि मड और लार का प्रभाव, मड और लार का प्रभाव ध्यान देंगे इसमें क्या पड़ेगा। अब कह रहा है कि विलियन की 2 और 3 बूंद डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए, क्या आप प्रश्नावली ए और बी में क्या अंतर देखते हैं, प्रश्नावली के अंदर में परिवर्तन क्या होता है। प्रश्नावली का परिणाम की जांच अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस का चावल के मड के सकरा में बदल जाता है, लाल रस और चावल के मड के सकरा बदल देता है ना। जीभ, कह रहा है कि जीभ एक मांसपेशिया का अंग है जो पीछे की ओख और मुख गुहिका के अधर तल से मुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ जो मांसपेशिया होता है किसी भाग में मुड़ता है और ये क्या करता है, भोजन को मिलाने में अहम भूमिका योगदान अपना देता है। समझ गए। देखिए आपका जो दांत के प्रकार इसमें दिया हुआ है। अब आपका मिठाई और दंत क्षय, समान हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। समान रूप से देखते हैं कि हमारे का देखिएगा उस जीवाणु आपको मिलता है, बहुत हानिकारक होता है। इसीलिए क्या करते हैं, कभी भी हम भोजन खाते हैं तो कोई भी कहा तो दांत को सफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जो भोजन खाते हैं तो उसमें कहा तो मिठास रहता है और मिठास ले क्या होता है, उसमें जो जीवाणु होता है हानिकारक होता है, जीवाणु वासा करके वृद्धि करने लगते हैं और ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की क्या था शकरा का विघटन कर अम्ल निर्वचित करते हैं। और जानने के लिए अम्ल क्या है, कारण कि अम्ल से क्या करता है, उसमें आपको जो फास्फोरस और कैल्शियम से बना हुआ जो दांत है धीरे धीरे क्या होता है मतलब कि उसे रिएक्शन करने लगता है और रिएक्शन करके दांत को आपको सड़ाने लगता है। समझ गए। चॉकलेट और का मीठे पेय और का चीनी युक्त मिठाई और अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व होता है। कह रहा है कि अम्ल ज़्यादा बनाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर आपको अच्छा से देखिएगा तो यहाँ पर आपको दांत देखिए पहले ऐसे था, फिर इसमें छिद्र हो गया, इसके बाद फिर होल हो गया, इसके बाद ये पूरा खोखला हो गया। क्यों, क्योंकि यह आपका जो जीवाणु था उसके अंदर आज शकरा को मतलब कि डिकम्पोज करके वहाँ एसिड बना दिया। एसिड से कारण जब रिएक्शन किया यह वह क्या कर दिया, वह इस तरह के प्रोसेस कर लिया। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश तथा है ना दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद गुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना का धूली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। समझ गए। अब आपको कहा था है कि यह कार्य ज्ञात है, यहाँ अपने बोलने के लिए भी जीभ का उपयोग करते हैं। इसका अंतरिक्त भोजन के लार, ध्यान देंगे इसका अलग पार्ट होता है, यह आपको ध्यान देंगे आपका ये आपको मीठा पार्ट को बताता है, कोई भी चीज़ मीठा खाते तो बताता है। तीता आपको यह पार्ट बताता है, तीता आपको बताता है। यह पार्ट आपको जो होता है आपको मतलब कि आपको मीठा हो जाएगा। ये आपको क्या होता है, आपको तीखा बताता है। ये आपका मतलब कि नमकीन बताता है, मतलब कि साल्टली बताता है। और ये आपका बताता है नमकीन बताता है। समझ गए। तो ये 4 पार्ट आपको दांतों के भी होता है कि यह पार्ट आपको मीठा चीज़ खाइएगा तो बताएगा, उसके बाद आप कोई भी चीज़ अगर खाटा खाइएगा तो यह पार्ट बताता है, उसके बाद कोई अगर नमकीन खाइएगा तो यह पार्ट बताएगा, उसके बाद कोई खट्टा खाइएगा जो तीखा खाइएगा तो यह पार्ट आपको बताता है, राइट। ताकि समझ गए दांतों का जीभ पर का स्वाद का विभिन्न क्षेत्र भी होते हैं। समझ गए। अब आते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि को मिलाने कार्य करते हैं तथा निगलने में भी क्या सहायता करते हैं। जो भोजन बोलने में मतलब भोजन लेने में, उसको मिलाने में, साथ साथ बोलने में, स्वाद को लेने में ये हमको मदद करती है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग को स्वाद नहीं मिल पाएगा दांतों को। समझ गए। अब यह दिमाग में रखना है, जैसे मान लीजिए चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, है ना, यह सब लीजिएगा तो आपको मतलब कि जो रस है विभिन्न प्रकार के जो जीव होती है विभिन्न क्षेत्र में अपना अलग अलग पहचान अपना छोड़ती है। समझ गए। कह रहे अपने मित्र पूछे कि जीव के किस क्षेत्र में मीठे, नमकीन, खट्टे एवं है ना कड़वी स्वाद का उपभोग होते हैं। ध्यान देंगे आप अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड में आप 6.2 में देखिए कि प्रत्येक क्षण में आस्वाद का नाम लिखिए, उसका संवेदना उनके द्वारा अन्य मिठाइयों के साथ क्रियाकलाप कीजिए। अब आते हैं हम लोग भोजन नली के बारे में। भोजन नली क्या, ग्रासिका। भोजन नली के बाद ध्यान देंगे वह का निगला हुआ ग्रास नली तथा ग्रासिका जाता है, जो ग्रासिका नली से कहते हैं हम लोग। समझ गए। तो ग्रासिका क्या है, वह आते हैं हम लोग पूरा उसको विस्तार रूप से हम लोग जानेंगे। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब ध्यान देंगे हम लोग इसको जानेंगे पहले अच्छे तरीके से। अच्छा तरीका जानेंगे हम लोग।
अरे यार, कार्य ग्रसिका विभिन्न का कुचड़े जो होता है मतलब कि संकुचन से भोजन को नीचे ओर ले जाता है। ध्यान दें, ग्रसिका में क्या होता है, कोशिका जो भित्ति होती है, संकुचन से भोजन नीचे जाता है, जो संकुचन प्रक्रिया करता है जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना द्वारा किए गए जब भोजन के बाद अपनी वमन किया हो तो उसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय में चर्चा कीजिए जब वोमिटिंग हो जाता है। ध्यान देंगे, यह भोजन जा रहा है तो यह संकुचन का प्रक्रिया के द्वारा, यह ना कंप्रेस का संकुचन के द्वारा ग्रसिका से जाते हुए यहाँ प्रेशर लगाता है, फिर संकुचित इस तरह का जाता है। यहाँ भोजन में आमाशय में आपको आ जाएगा। आमाशय में जब आएगा तो आमाशय रस स्त्रावित होना आरंभ कर देगा, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है, इसमें आपका स्त्रावित हो जाता है। अब कह रहा है कि आप जानना चाहते हैं कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, तो विपरीत दिशा में क्यों जाता है, ध्यान देंगे, यह बात जरूरी है। क्या होता है कि उस समय क्या होता है कि यह द्वार जो होता है, यह जो द्वार यहाँ पर एक खुलबे नहीं किया रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहीं पर आकर यह संकुचित कर देता है और आसानी से क्या होता है चल जाता है। समझ गए, यही कारण होता है कि वो भोजन नहीं रहता, रह जाता है। अब आते हैं अमाशय के बारे में हम लोग जानते हैं कि अमाशय जब अब आ गए हम लोग ग्रासिका के बारे में जानेंगे। अब अमाशय करता है क्या, इसके बारे में जानेंगे। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। क्या थैलीनुमा संरचना है, यह चपटा एवं का जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रसनली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। इधर उधर से खुलता है मतलब कि ग्रासिका से क्षुद्रांत में खुलता है। ये दो पार्ट इसके हैं। और ध्यान देना जरूरी है बहुत। करें कि कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं तथा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, मतलब घुटे तो लगता है कि कोई मतलब की बात कर रहा है ऐसे, क्योंकि उसमें क्या होता है गैस, कभी कभी बात करते समय क्या होता है गैस चल जाता है। मतलब कि भोजन नाली में जाना चाहिए भोजन, तो उसमें आपको गैस चल जाता है, इसका वजह से आपको हुचकी आने लगता है ना। और कभी कभी क्या होता है श्वास नाली में भोजन चल जाता है, तो उसमें क्या होता है आपको छींक आ जाता है। श्वास नाली में प्रवेश करने के कारण होता है। अरे खाद्य पदार्थ का दवा श्वास नाली में प्रवेश करता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ा तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु व भोजन का मार्ग नहीं होते हैं। फिर भी भोजन का श्वसन नली में प्रवेश करने से उस किस प्रकार रोका जाता है। भोजन का निगलने के समय एक मांसल रचना वालव का कार्य करता है। वालव यहाँ पर आता है, इसे मतलब कि जैसे देखते हैं कि जहाँ पर मुड़ान में तिरमोहान जा रहा था, एक मतलब पुलिस खड़ा रहता है और जिधर उसको देखता है कि वहाँ पर क्लियर रहता है, उधर आपको हाथ देने लगता है कि इधर से जाओ इधर से जाओ। उसी तरह से क्या होता है कि उसी तरह पुलिस की तरह मतलब कि वाले में एक मसल टाइप का रहता है, वो क्या करता है आपका रास्ता मांगता है कि भाई तुम इधर जाओ उधर जाओ। कभी कभी क्या जज बात करने लगते हैं, उस दौरान का होता है उसको दिमाग में मतलब कि बैठवे नहीं करता, उसका ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं देता कि वो क्या करना है, तो कभी उधर के उधर खोल देता है। इस तरह से क्या होता है कि उल्टा रास्ता उसको कभी कभी खुल जाता है कि भोजन वाला चल जाए श्वास में, श्वास वाला भोजन में, इसलिए कभी कभी सड़क जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि कोई बात कर रहा था वगैरह वगैरह, हम लोग बोलते हैं, है ना। इसको कोई बात नहीं है, ये आप गलती कर रहे थे, खाते वक्त आप बात कर रहे थे, समझ। अब आते हैं हम लोग, अब कह रहे हैं कि एकृत बातें आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि मांस में भोजन चल गया, अब एकृत में जाएगा आपका। एकृत मीन्स आपका लीवर होगा। एकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह पीत रस स्त्रावित करते हैं जो एक थैली से स्त्रावित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पचाने में भूमिका निभाता है। ध्यान दें, पीत रस जो होता है, जो आवासा हम लोग खाते हैं, जो फैट खाते हैं, उसको पचाने में अहम भूमिका निभाता है। यह आपका को होता है एकृत से निकलता है, जो आपको हम लोग क्या बोलते हैं उसको लीवर बोलते हैं, वहाँ से निकलता है।
कहते हैं पित्तरस वसा को पचाने में, मतलब कि जो अवासा खाते हैं, जो फैट खाते हैं, उसमें यह पचाने में क्या होता है, आपका अहम भूमिका निभाता है। और अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। अब आ गया अब पित्ताशय, यकृत से अब अग्नाशय में आ गए। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। कह रहा कि अमाशय के जस्ट नीचे है, अमाशय हो गया उसके जस्ट नीचे आपका अगर पित्ताशय तो यकृत आ जाएगा, वो यकृत से होते हुए मतलब कि यहाँ पर जो अग्नाशय के पास आएगा जस्ट नीचे है, पीला रंग का बड़ी ग्रंथि है जो नीचे ठीक नीचे रहती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनके उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां तांत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो तांत्र रस उसके होता है, मतलब कि आपको बोल सकते क्षुद्रांत में भी रस स्रावित होता है, जो तांत्र रस कहते हैं, पूरा भोजन को पचा देता है, पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वासा अपना वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि कहाँ सब प्रक्रिया होता है आपको, मतलब कि क्षुद्रांत में ही होता है, परंतु एक स्पेशल मतलब कि एंजाइम वहाँ पर तांत्र रस स्रावित होता है। समझ गए, यह आपको काम करता है। अब का ध्यान दें में एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली खोज गई उन सन 1922 ईस्वी में। ये क्या हुआ घटना 1922 ईस्वी में, 1822 में। कह रहा है कि एलेसिकस सेट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली का लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ, गोली के पक्ष क्षतिग्रस्त हो गया है ना, तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसी विलियम बायूमार्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले आया। चिकित्सक ने उसके जान से बचा ली, परंतु वह अमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उस छिद्र को पेटी से चित्र ढक दिया यहाँ पर। अब कह रहा है कि छिद्र में अमाशय के अंदर झुकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है, उसमें कुछ रोचक परीक्षण कीजिए। कह रहा है कि ब्यूमॉट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था, उसकी भीति से सरल स्रावित हो रहा था है ना, को भोजन को पचा सकता था। उसको यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत में खुलता है जब वहाँ अमाशय भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ध्यान देंगे ये कब खुलेगा, जब क्या होता है कि यहाँ पर इसका अमाशय में भोजन प्रक्रिया हो जाता है तब जाके ये छोटा आंत में खुलता है। समझ गए, यह प्रक्रिया होता है। यह यहाँ से आसानी से कहानी के माध्यम से आपको बताया है ना। अब ध्यान देंगे जरूर यह कि क्षुद्रांत में अवशोषण, क्षुद्रांत में क्या होता है अवशोषण प्रक्रिया, भोजन तब पच गया, अब होता है अब अवशोषण प्रक्रिया कैसे करेगा। पचा हुआ भोजन अमकादा अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ध्यान देंगे कहा जब पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत की भित्ति, छोटी आंत का जो भित्ति होता है उसमें रुधिर वाहिकाओं, मतलब रुधिर वाहिका मीन्स होता है जहाँ का जो ब्लड विसेल में जो ब्लड रहता है उसमें चल जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवशोषण करते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। देखिएगा उसके अंदर भाग जो होता है, छोटी आंत के अंदर भाग जाइए तो एकदम अंगुली टाइप की संरचना होती है, उसी के माध्यम से जो मतलब कि जो भोजन पच जाता है तो उसे जो पचा हुआ तरल पदार्थ उसको शोषण करता है। समान उभरी हुई संरचना होती है जो दीर्घ रोम तथा रसाकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घ रोम की तात्र में क्या भूमिका है, तात्र में क्या भूमिका है। तो यह कहता है वो बोलते हैं कि तात्र में ही भूमिका है कि यह जो होता है शोषण अवशोषण करने का प्रयास करता है, यह शोषण करता है जितना चीज़ बना हुआ है, भोजन पच गया तो उसको शोषण करता है पूरा अच्छा तरीके से, बढ़ा देता है। प्रत्येक दीर्घ रोम की सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल में फैला कर देता है, कार्य करता है पूरा फैला देता है और उसमें सीधना जो है पोषक तत्व को क्या करता है खींच लेता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण करता तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनकी उपयोग जटिल पदार्थों बनाने में किया जाता है। क्योंकि जटिल पदार्थों में किया जाता है वहां पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वामीगीकरण कहते हैं है ना। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होता है।
क्या होता है, ओजन मुक्त होता है। समझ गए ना। जब क्या कह रहा है कि हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी भोजन होता है पचता है और क्या करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, साथ में साथ ऊर्जा देता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं हो पाता है वह बृहदान्त में भेज दिया जाता है। बृहदान्त जो होता है बाहरी पार्ट होता है। जब बृहदान्त में जब जाता है तो बृहदान्त में क्षुद्रांतों की अपेक्षा चौड़ी तथा मोटी होती है। यह चौड़ी और मोटी होती है। इसका लंबाई 1.5 होता है, वो 6 पॉइंट कुछ था, 5.1 मीटर होता है, लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल और लवणों का अवशोषण करना होता है। जो जल अवशेष बच जाता है उसका अवशोषण करता है और क्या था, लवणों का भी अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। कहा कि जो अपचित पदार्थ है वह मलाशय में चल जाता है, क्योंकि उसको अभी उपयोग नहीं हो रहा, मलाशय में चल जाता है। मलाशय के माध्यम से अर्ध ठोस के रूप में बाहर निकलता है। समय समय पर कह रहा कि आप कभी कभी आपको क्या जल रूपी पतले मल के बार बार निकासन की आवश्यकता होती होगी। देखते हैं कभी कभी पतला लैट्रिन होता है। इस स्थिति में दस्त कहते हैं यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ध्यान देंगे, अगर कभी चीज़ खराब चीज़ खाइएगा इसका प्रभाव भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि भोजन पचता नहीं, कि इसका भी कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। अगर बच्चों में देखा जाए तो यह सामान्य स्थिति है ना। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। जब चरम अवस्था में का बहुत घातक खतरनाक भी हो सकता है। इस मुख्य कारण शरीर में जल तथा अवशोषण की अत्यधिक क्षति होती है। इसलिए कहता है बहुत सारा जल का अवशोषण नहीं होता पाता है, बहुत शरीर अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता। इसी सहजता से नहीं टलना चाहिए, इसको अच्छा से हम लोग नहीं करना चाहिए, इसको हम खराबी तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा दिए गए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी डालकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन का रक्षक घोल और ORS कहते हैं। कह रहा है कि जीवन रक्षक घोल कहते हैं। कभी अगर हम लोग डॉक्टर के पास इस कंडीशन आ रहा है तो पहले नमक और क्या कहते हैं चीनी डालकर घोल कर दे देना चाहिए दस्त के दौरान, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उससे क्या होता है कोल्ड बीमारी मर जाएगा। सोडियम से जब सोडियम जाएगा ब्रेन में तो उसका दिमाग का हो जाएगा, खुल जाएगा और साथ में साथ पानी की पूर्ति हो जाएगा। इस तरह के पानी जब पूर्ति हो जाएगा, जब हमारा ब्रेन अच्छा तरीके से चलने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा कि अपने आप धीरे धीरे हम लोग रिकवरिंग कर लेगा। समझ गए। अब आगे आते हैं, अब देखते हैं इसको बारे में। कह रहे घास खाने वाले जंतु में पाचन, जो जंतु जो घास खाती है, घास फूसा खा कर अपना जीवन निर्वाह करती है, उसमें पाचन का होता है, कैसे होता है। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले जानवर शाकाहारी को अन्य जीवों को देखा है। वे उन सभी समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं, मतलब कि पगुरी करते हैं। जब ये खाना खा नहीं रहे हो, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित करते हैं। यह भाग रुमेन है ना प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय का 4 भागों में बांटा रहता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पंचन होता है, आंशिक अंदर पाचन होता है, जिसे गुगाल कर्ड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु उसको छोटे पीड़कों रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को हम रोमंथ कहते हैं। कारण जो भी चीज़ जो देखिएगा गाय भैंस से होता है, कोई भी भोजन ग्रहण करता है तो देखिएगा ना क्या होता है कि वो पहले हाली खा लेगा, कि खाली खाता है कि पेट में क्या करता है। तो इसका मतलब कि हम लोग उस भोजन को हाली ग्रहण खाता है। खाने के बाद क्या होता है कि उस कुछ समय के बाद क्या होता है, वह गूलन पगुरी करता है ना। आप पगुरी करके अपना भोजन को पचाता है। या इसको क्या होता है रोमनंथ कहते हैं। रोमनंथ से कहा था कि उसमें से कहा था भोजन पचता है, क्योंकि वह स्टार्च खाती है और उसको बहुत सारा चेम्बर जो होता है, चेम्बर से उसको गुजरना पड़ता है। यह ग्रसिका, यहाँ से भोजन ली, ग्रसिका में गया, रूमेन में आया, फिर वगैरह यहाँ पर जाएगा, उसके बाद क्षुद्रांत में आएगा, क्षुद्रांत से फिर बड़ा हाथ में जाएगा, बड़ा हाथ से फिर क्या कहता है जो आपको मतलब कि अगनास अथी में जाएगा, आपका मूत्र अथी में जाएगा, मतलब कि आपका जहाँ लैट्रिन होता है वहाँ पर आपको जाएगा। यह प्रक्रिया आपका वेदांत में अर्ध अमाशय में जाएगा। यह अर्ध अमाशय है आपका है ना, अर्ध नाले से यहाँ पर है, उसके बाद फिर लैट्रिन के माध्यम से आपका निकल जाएगा। समझ गए। आपका ध्यान देंगे यहाँ पर हो गया आपका, यह आपका अमाशय हो गया, यह आपका पेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, यह आपका लंबा पेट हो गया, यहाँ से इसे लंबा पेट है, यहाँ से आ जाएगा भोजन इसमें जाएगा। उस बाद यह भोजन उगा कर पचाएगा
अर्धनाल से आपको अथी करेगा, अर्धनाल से। उसके बाद यहाँ से कहा क्षुद्रांत में जाएगा, क्षुद्रांत में कहा था भोजन पचेगा अच्छा तरीका से, और उसके बाद फिर आपको नो कहा था बहद्रांत, कहा था विहद्रांत में फेंक देगा। समझ गए? तो ये आपको आसानी से ये देख लिए। कह रहा है कि अब कह रहा है कि जो भी जंतु होती है, कह रहा गुगली करती है तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथी कहलाते हैं, रोमथी कहते हैं, जिसको रोमथी के द्वारा गोली करती है। घास में है ना सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, का एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमथी पशु हिरन आदि रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। रूमिनेंट में क्या होता है? पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। कह रहा है कि बहुत सारे जंतु जब सेलुलोज का पाचन वह नहीं कर पाते हैं। समझ गए? अब क्या होता है, ध्यान देना जरूरी है। पाचन जब नहीं कर पाएंगे क्या करेंगे? पहले जानना चाहती हैं कि यह जंतु भोजन करते समय भली भांति क्यों चबाते हैं, है ना, क्यों नहीं चबाते हैं? ये क्या बात है? कोई नया तरीका खोजे हैं? बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य का मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता है। तो ध्यान देंगे उसमें जो होता है कि यह जो प्रकार का जो आपका रूमेन होता है ये मानव में नहीं रहता, और का मानव में कि इसलिए नहीं रहने के कारण क्या होता है, वो भोजन को, जटिल भोजन को नहीं पचा पाता। जानवर, ध्यान देंगे यहाँ पर आपको जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि सूक्ष्म का ना क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम अंध्र नाल कहते हैं। भोजन को सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। कह रहा कि इसमें जो कहा था भोजन को कहा था कुछ पाचन का होता जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है ना, जिन पर पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो कहा था मुख होता है और न ही पाचन तंत्र होता है, फिर भी वो किस प्रकार भोजन अंतः ग्रहण करते हैं, उनका पाचन करते हैं। खंडन 2.4 में आप भोजन संग्रहण करने की एक अनरोचक विधि का अध्ययन करेंगे। समझ गए? तो यह का अमीबा में संभरण एवं पाचन, संभरण प्रक्रिया कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रक्रिया कैसे करता है, भोजन कैसे लेता है, ग्रहण कैसे करता है, उत्सर्जित कैसे करता है, इसको पूरा हम विस्तारित जानेंगे। आपको जाने का अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें एक ही कोशिका से पूरा अपना वर्क प्रारंभ करती है। अमीबा जलाशयों में पाया जाता है, कारण जलाशय जहाँ जल उल होता है वहाँ पर जहाँ पर जलगोभी होता है वहाँ पर पाया जाता है जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, कहते हैं कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्मा रहता है। एक गोल संघन केंद्र होता है, एक केंद्रिका होता है। समझ, एक केंद्रिका होता है। इस तरह से पूरा अपन डिफाइन कर रही है, ध्यान देना जरूरी है। द्रव में का बुलबुले के समान अनेक धमनियाँ का धानियाँ होता है। अमीबा निरंतर अपना आकृति तथा स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक गुगली के समान प्रवर्ध निकल रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, जो उन्हें गति देने एवं भोजन को पकड़ने में सहायता है। ध्यान दें, एक पदार्थ जो होता है उसको गतिशीलता करता है, साथ में साथ भोजन जो होता है उसको प्रे को पकड़ने में काम करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों को आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, यह खाद्य कण के चारों ओर आदाब विकसित कर लेता है, पदार्थ विकसित कर लेता है, उसको आभास हो जाता है कि यह भोजन यहाँ पर है। तो धीरे धीरे कहता है आभास होने के बाद कहता है वो पदार्थ विकसित कर लेता है, और खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और खाद्य धानी में कहता है फंस जाते हैं और आसानी से कहता है वो पचा लेता है। तो ये प्रक्रिया से कहता अमीबा अपना कहता है भोजन को पचाता है। ध्यान देंगे, इसको अच्छे से फाड़ के देखेंगे आंखों को, यह पदार्थ है। क्या करते हैं, पदार्थ से ध्यान देंगे यह अंतर्ग्रहण हो रहा है, इसको ले लिया, देखा कि आया पदार्थ बनाया, भोजन ले लिया। और केंद्रिका यहाँ पर है आपका, यह खास धनिया यहाँ पर है, इसको भोजन को पचाएगा। उसके बाद कहता है बहिर्कृत अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देगा। जब यहाँ से गया भोजन है ना पदार्थ के माध्यम से, उसके बाद ग्रहण किया, उसके बाद ग्रहण करके इस तरह डिफ्यूजन हो गया, मतलब कि अंदर प्रक्रिया हुआ। उसके बाद खाना अवशिष्ट पदार्थ उसको निकाल दिया। समझ गए? कहा कि खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होता है। कहा कि खाद्य धानी में जी कहा था उसको पाचक रस स्त्रावित होता है, इसीलिए कहा था उसी के अंदर सब पाचन प्रक्रिया हो जाता है। यह खाद्य पदार्थ क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है।
जो जितना जटिल रहेगा उसको सरल में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, मतलब कि अवशोषित हो जाता है, पूरा शरीर में फैल जाता है। और कहा जाता है अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि और रख रखाव एवं गुण के लिए उपयोगी होता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान होते हैं, जिसमें खाद्य का पदार्थ सरल पदार्थों से परिवर्तित किए जाते हैं और जो ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप तांत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों के अन्य भागों का स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि अवशोषण किसे कहते हैं। जब भी हम लोग भोजन को मतलब कि पचता है, मतलब कि हमारे शरीर में पचता है उस मतलब कि क्षुद्रांत में, और उसको का क्षुद्रांत के माध्यम से जो उसमें जो प्रोजेक्शन व्हील लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको अवशोषण करता है, उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। अमीनो अम्ल का आता है, बोलेंगे कि यह प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट होता है। स्वाभाविकरण क्या आता है, जो ध्यान देंगे, भोजन पचने के बाद उसमें से जब सभी तत्वों का अवशोषण होता है, वह तत्वों का अवशोषण कर सभी शरीरों में भेजा जाता है, उसको मतलब कि मजबूत होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्वागीकरण कहते हैं। पित्त रस का आता है। पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित होने वाले रस को पित्त रस कहते हैं, जो फैट मतलब कि वसा को पचाने में भूमिका निभाता है। मुख गुहिका का आता है। मुंह के बाहरी जो पार्ट जहाँ पर भोजन डालते आरंभ करते हैं उसको मुंह गुहिका कहते हैं। रदक क्या है? रदक क्या होता है कि जब भी मान ली कोई जीव रदक जो होता है, जब भी कोई जीव होता है उसको क्या करता है, उसको सकिंग करता है, चसता है। सेलुलोज क्या था? सेलुलोज जो होता है, ध्यान देंगे, यह पौधों में पाया जाता है, छोटे घास फूस में, है ना। सेलुलोज एक का था मतलब कि आपका ग्लूकोज का एक छोटा सा मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। पाचन तंत्र क्या आता है? भोजन को जहाँ पर हमारे सभी प्रक्रियाएं करके भोजन पचता है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। निकासन क्या आता है? जब भी हम लोग अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है उसको निकासन कहते हैं। वसा अम्ल क्या है? वसा अम्ल जब भी वसा पचता है तो वसा अम्ल और क्या आता है, ग्लिसरॉल में टूटता है, उसको हम लोग ग्लिसरॉल ठीक कहते हैं, वसा अम्ल कहते हैं। खाद्य धानी क्या आता है? खाद्य धानी जब भी क्या होता है, अमीबा होता है अपना भोजन को देखता है कि वहाँ पर भोजन है तो उसको खाद्य धमनी बना लेता है और उसके मतलब कि पदार्थ बना लेता है। पदार्थ में क्या आता है, भोजन को कैच कर लेता है, और कैच करता है जब चारों गोला घेर लेता है और बीच में भोजन हो जाता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पदार्थ को थोड़ा सा देखा दें, ये आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। अगर खाद्य धनिया, यह आपका खाद्य धनिया हो जाएगा, ये खाद्य कणिका हो जाएगा, ये पदार्थ हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, आपका केंद्रक हो जाएगा। तब पदार्थ ध्वनि आपका यह हो गया, तो घिरा जाता है, उसको बाद अपना भोजन को ग्रहण करके उसको पचा देता है। समझ गए। अब कह रहा है कि ध्यान देंगे, पित्ताशय कहता है जहाँ से पित्ताशय पित्त रस निकलता है उसको पित्ताशय कहते हैं, जो मतलब कि यकृत से निकलता है। कृतक क्या है? अंतःग्रहण क्या? अंतःग्रहण करने वाला भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण करते हैं। यकृत क्या है? यकृत से जो होता है आपको मतलब कि पित्ताशय निकलता है। चणवक क्या है? कारण कि जो बाहरी दांत होता है उसको हम क्या चणवक कहते हैं। ग्रसिका क्या है? ग्रसिका से ग्रसिका नली से ग्रसिका स्रावित होता है, जो हमारे भोजन को पचाने में भूमिका निभाता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो मतलब कि क्या होता है, आमाशय का जस्ट नीचे होता है। और वह क्या करता है मतलब कि आपको एसिड से मतलब कि बेसिक भोजन बना देता है। हाँ, अग्र कवच क्या है? कह रहा कि अग्र कवच जो कहता है भोजन जो दांत के जो मतलब कि पिछला जो दांत जो चबाने की और मतलब पीसने का काम करता है उसको अग्र चवक कहते हैं। पदार्थ क्या? जो भोजन जो भी अमीबा अपना भोजन लेती है, भोजन जिस स्थान से लेती है उसको कैच करती है, जिस स्थान से अपना मूव करती है जैसे, वह कहता है पदार्थ कहते हैं। रूमेन क्या होता है? जो भी जीव का आता है, जब भी देखते हैं जो भी कहता है पालतू जानवर हैं जो मतलब कि घास उस खाती है तो क्या करते हैं, भोजन को हाली हाली निकल जाती है और वह रूमेन में जाकर ले जाती है। रूमेन में एक प्रकार का स्रावित होता है पदार्थ, उसको कहता है एंजाइम, जो भोजन को मतलब कि सेलुलोज को पचाने में काम करता है। जहाँ पर ये रुकता है भोजन फर्स्ट में तो उसको रूमेन कहते हैं। रूमिनेंट का होता है ग्रंथि, जहाँ पर रूमिनेंट रुकता है सब उसको पार्ट को रूमिनेंट कहते हैं। लाल ग्रंथि का, जब हम थूक जहाँ से हम लोग सेलिवा निकलता है उस ग्रंथि को लाला ग्रंथि कहते हैं। दीर्घ रोम क्या है? दीर्घ रोम क्या है? तो दीर्घ रोम देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं दीर्घ रोम क्या है आपका। ये आपका धमनिया हो जाएगा, एक खाद्य कणिका हो जाएगा, खाद्य धनिया हो जाएगा, या केंद्रक हो जाएगा, वह वहित हो जाएगा, या अपशिष्ट हो जाएगा। समझ गए।
अब दीर्घ रूप खाद ध्वनि हो गया, आपको बता दिए। तो ये आपको हो जाएगा खाद ध्वनि, आपका दीर्घ रूप आपका इसमें आ जाएगा। ध्यान देंगे, आपको ध्यान दीजिएगा, दीर्घ रूप आपको दिमाग में रखिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। इसको बात को रखना आपको। ग्रासिका हाँ, अमाशय हो जाएगा आपका, ये आपको समझ गए। तो ये आपका दीर्घ रूम हो जाएगा। देखिए, अग्नाशय एवं मलाशय ने पित्ताशय कृत दिया, ग्रासिका दिया हुआ है, आपका मुख गुहिका दिया, लाला ग्रंथि दिया, ग्रासिका दिया हुआ है। अब अमाशय ग्नाशय आपका दीर्घ रोम जो होगा, दीर्घ या वृष दातिका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो अमाशय के पास यहाँ पर दीर्घ रोम आपका होता है, मतलब कि जो वहाँ पर मतलब कि स्त्रावित करता है आपका ग्रंथिया को, समझ गए। तो ये आपका दीर्घ रोम आप समझ गए, दीर्घ रोम कहाँ रहता है। तो ये आपको यह पार्ट में रहता है, बोलो अग्नाशय और अग्नाशय और का क्षुद्रांत के बीच में आपका दीर्घ रोम होता है। दीर्घ रोम आपका क्षुद्रांत के अंदर रहता है। दीर्घ रोम जो जिसको हम लोग इंग्लिश में विलिया बोलते हैं, इसके अंदर रहता है। जो भोजन को अवशोषण, जो भी भोजन पच जाता है उसको क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषित करके यह क्या करता है, यह मतलब कि रक्त कणिका में यह पूरा भेज देता है और उसके माध्यम से पूरा शरीर में फैल जाता है, समझ गए। तो ये आपका दीर्घ रोम होता है। आई होप समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको 7 क्लास के हर एक सब टॉपिक के मैथ साइंस जो भी होगा आपको मिलेगा, 7, 8, 9, 11, 12 सब मिलेगा। तो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।